हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट और आज का केस है मिनर्वा मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। क्या बात हुआ इसमें बात हुआ कि पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही लिमिट किया जाता है, और दूसरा क्या बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। इस केस को आप केशवानंद भारती केस का एक्सटेंशन ही देख सकते हैं, जो वहां पे डिस्कशन हुआ था उससे रिलेटेड ही चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। इशू क्या था? मिनर्वा मिल एक टेक्सटाइल प्रोडक्शन कंपनी थी, बेंगलोर सिटी के पास इनका प्रोडक्शन होता था और गवर्नमेंट का यह मानना था कि इनके प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। तो इस चीज को इंक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ने 1970 में एक कमेटी का गठन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड इस कमेटी का गठन हुआ था सेक्शन 15 ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 का यूज करके। कमेटी 1971 में रिपोर्ट देती है, वो भी यही रिपोर्ट देती है कि मिनर्वा मिल का प्रोडक्शन में कमी आया है। उसके बाद सेक्शन 18 ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 का यूज किया जाता है और नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ऑथराइज कर दिया जाता है कि अब से आप मिनर्वा मिल का मैनेजमेंट देखेंगे। और लॉजिक क्या दिया जाता है? गवर्नमेंट बोलती है कि मिनर्वा मिल जो काम कर रही है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गया है, इतना प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मिनर्वा मिल को नेशनलाइज कर दिया जाता है सिख टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। अब आपको पता ही है कि ये दौर जो है बहुत ज्यादा नेशनलाइजेशन का दौर है। बैंकिंग को नेशनलाइज किया गया था 1969 में, एंड इसी तरह से बहुत सारी चीजों को नेशनलाइज किया जाता है। मिनर्वा मिल को भी 1974 में नेशनलाइज किया जाता है। मिनर्वा मिल के मालिक को ये बात पसंद नहीं आती है और वो पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में लिखा जाता है कि डीपीएसपी का कोई भी प्रिंसिपल, जो डीपीएसपी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो डीपीएसपी इंश्योर करती है, इसको अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो किसी भी इस तरह का ग्राउंड पे कि ये फंड आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायलेट करती है, कहीं भी इनकंसिस्टेंट नहीं माना जाना चाहिए। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 55 में क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368 को डाला जाता है। अब देखते हैं वो क्या है। आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 कहता है कोई भी अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, उसको किसी भी कोर्ट पे किसी भी ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। और क्लॉज 5 क्या कहती है? क्लॉज 5 क्या कहती है कि पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को कहीं से भी अमेंड कर सकती है, एडिशन कर सकती है, वेरिएशन कर सकती है, रिपील कर सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। मतलब अब समझिए ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट केशवानंद भारती केस के बाद किया है, तो गवर्नमेंट फिर से सुपर पावर बनने की कोशिश कर रही है। वो बोल रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैं नहीं मानूंगा और मैं किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता हूं। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केस आ गया था वहां पे मिनर्वा मिल से क्या आर्गुमेंट दिया जाता है। सबसे पहले तो वो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन उठाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इंश्योर किया गया है बाय द केशवानंद भारती केस, इसको वायलेट कर रही है। अगर सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि दो प्रोविजंस को लेके आती है आर्टिकल 368 में, वो चीज जुडिशियल रिव्यू को ही खत्म कर रही है। दूसरी बात देखिए, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट को डाल दिया गया था इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कंट्री। इससे क्या हुआ? उसको इम्यूनिटी मिल जाती है। तीसरी बात इन्होंने क्या उठाया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट के ऊपर इतना ज्यादा प्राइमेसी कैसे दिया जा रहा है। फंडामेंटल राइट इज ए जस्टिसिएबल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट के ऊपर इतना ज्यादा प्राइमेसी कैसे दे सकते हैं। गवर्नमेंट का क्या लॉजिक आता है? गवर्नमेंट का वही लॉजिक आता है जो केशवानंद भारती केस में कहती है। बोलती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल। इसको अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो ये किसी भी तरह से बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट
नहीं करती है। दूसरा बात, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, तो मुझे इसको इम्प्लीमेंट करने से कैसे कोई रोक सकता है। तीसरी बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा हुआ है कि इट इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, और कोई चीज अगर फंडामेंटल इन गवर्नेंस है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, किसी भी बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना कैसे हो सकता है। चौथी बात, अगर मैं कोई भी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करता हूं बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये किसी न किसी फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बहुत वायलेट करेगा ही, और इसको इस बेसिस पे बार बार क्वेश्चन करना बिल्कुल गलत है, और ये चीज क्वेश्चन करना कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है, ये भी सरासर गलत है। देन लीगल इशू क्या आता है इसमें? दो मेन लीगल इशू है, एक तो सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ऑफ द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरा जो डीपीएसपी को प्राइमेसी दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सारे के सारे डीपीएस लगाया जा रहा था। इससे पहले जो एक्ट हुआ था, इससे पहले जो हमने बात किया था, वहां पे सिर्फ आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को लगाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो सारे डीपीएसपी को लगाया जा रहा है। सारे डीपीएसपी क्या फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है? ये वाली क्वेश्चन आती है। और इससे रिलेटेड, जो केस से रिलेटेड और भी सारे क्या इश्यूज आते हैं, वो आते हैं कि क्या सिख टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। दूसरा कि गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज कर दिया है नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिनर्वा मिल का मैनेजमेंट देखने के लिए, वो सही है कि नहीं सही है। और तीसरा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला के 9th शेड्यूल में केसेस को डालते जा रहे हैं, एक्ट्स को डालते जा रहे हैं, उस तरह से क्या सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट जिसको 9th शेड्यूल में डाला गया है, क्या वो सही है कि नहीं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है? सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि मैंने तो ऑलरेडी बोल चुका हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और केशवानंद भारती केस में वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है, इसीलिए क्लॉज 5 आर्टिकल 368 जिसमें आप अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट को अनलिमिटेड कर दिए हैं, सुपर पावर बन गया है, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं। और क्लॉज 4 रिलेटेड ही है क्लॉज 5 से, जिसमें यह कहा जा रहा था कि किसी भी कोर्ट में कहीं भी जाके चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे तो जुडिशियल रिव्यू ही खत्म हो जाएगा। तो क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368 को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है, और ये खत्म हो जाता है। दूसरी बात, बहुत सुंदर जजमेंट आता है प्राइमेसी ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दीज टू, मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, दीज आर द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और किसी एक को ऊपर रखना और किसी एक को नीचे रखना, फंडामेंटल राइट को ऊपर रख देना या डीपीएसपी को नीचे रख देना, या डीपीएसपी को नीचे रखना फंडामेंटल राइट को ऊपर रख देना, ये सरासर गलत है। देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन टू, देयर शुड बी हार्मोनी, कि दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, कोलैबोरेशन होना चाहिए। ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही हार्मोनी एंड बैलेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को रख दिया गया। तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? फिर मिनर्वा बिल वाले का क्या होता है? तो मिनर्वा बिल से रिलेटेड जो रिट्स उन्होंने फाइल किया था नेशनलाइजेशन के खिलाफ, सिख इंडस्ट्रीज के खिलाफ, वो रिट पिटीशन ही सस्पेंड हो जाता है। तो मिनर्वा बिल का तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है, लेकिन मिनर्वा बिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब चीज इस्टेब्लिश हो जाता है जो अभी भी चलता आ रहा है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही हार्मोनी एंड बैलेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को लिखा जा चुका है। आज के क्लास में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।